जय श्री कृष्ण आप सभी को। इस वीडियो में हम केसी सिन्हा क्लास 8वीं का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर फर्स्ट है, उसके जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पर चैप्टर 1 की जो बेसिक चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। और इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर को पढ़ने की से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे चैनल पे हर चैप्टर के आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो मिलेंगे और अगर आप 10 मिनट भी ध्यान से उसे देख लेते हो तो आपको बहुत ही अमृत समान बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो आपके लिए कितना बेनिफिटेबल होगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो उस चीज़ को बस आप महसूस करना, आपको मज़ा आएगा। देखिए, परिमेय संख्या क्या है, भूमिका या इंट्रोडक्शन यहाँ पर है। गणित में हमें अक्सर समीकरणों का हल जानने की आवश्यकता होती है। जैसे हम समीकरण x जोड़ 1 बराबर 5 का हल जानना चाहते हैं। स्पष्टतः इस समीकरण का हल x बराबर 4 है क्योंकि x का यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब बोलोगे सर x जोड़ 1 बराबर 5 x बराबर 4 कैसे हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से आपके पास था x जोड़ 1 बराबर 5, तो उसका वैल्यू बाद में x बराबर 4 लिखा गया था। तो ये कैसे लिखा गया था, एक के सामने कौन सा चिन्ह है, एक के सामने जोड़ का चिन्ह है। आप बोलोगे सर जोड़ का या प्लस का चिन्ह है एक के सामने में, और इसे हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे। क्या करेंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो 5 में से अब हम 1 को घटा देंगे। ये जो प्लस में होता है ना, बराबर के उस साइड अगर आप प्लस को ले जाओगे तो वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस को ले जाओगे तो वो प्लस में बदल जाएगा, गुना को ले जाओगे बराबर को उस साइड तो भाग में बदल जाएगा। ये दरअसल नियम होता है। भागा को ले जाओगे तो गुना में बदल जाएगा। आप इधर, अब जी ये -1 है ना, इसे मैं इससे इस साइड से बराबर के उस साइड ले जाऊंगा तो ये +1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अब 4 हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है इसमें ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया 4 कैसे आया। यहाँ पर x बराबर 4 है क्योंकि x का यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। हम लिख देंगे 4 एक प्राकृतिक संख्या है और इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि समीकरण x जोड़ 1 बराबर 5 का हल एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए, x जोड़ 1 बराबर 5 को जब हमने सॉल्व किया, जब हमने उसका हल निकाला तो हल क्या मिला, 4 मिला। इसीलिए, और 4 एक प्राकृतिक संख्या है। आप बोलोगे कैसे सर, तो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 ऐसे करके चलते जाए और अनंत तक चलते जाए। ये अनंत का चिन्ह होता है, आपको ध्यान रखना है। 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 ऐसे करके चलते रहे और अनंत तक जाए उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या आपने समझ लिया। अगर आप पूर्ण संख्या को देखो तो पूर्ण संख्या में कुछ अलग नहीं है। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होगा और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या में वो सब नंबर आ जाएंगे जो आपको देखने को मिल रहा है। 1 से सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या का कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी बड़ा हो सकता है सब। तो प्राकृतिक संख्या को आप देखोगे तो बाकी सारे नंबर 99 98 97 94 1085 1,85,000 जितने भी नंबर होंगे सब प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगे। पूर्ण संख्या में क्या होगा, बस 0 एक एक्स्ट्रा लगता है, बाकी सब के सब प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्या के साथ लगे रहते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि 2 एक पूर्ण संख्या है क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना। आप बोला हाँ सर 2 एक पूर्ण संख्या है। मैं बोलूँ बताओ अरे 2 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपको बोलना है कि हाँ सर 2 एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि 2 प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या भी है, 1 प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन 0 की बात करें तो 0 जी है, शून्य जो होता है वो शून्य सिर्फ पूर्ण संख्या है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन पूर्ण संख्या में ये शून्य के अलावा बाकी जितनी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, लेकिन शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब आप ये चीज़ समझ गए तो एक और चीज़ जान लीजिए, परिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि 3/4 है, ये एक परिमेय संख्या है। 5/3 है, ये एक परिमेय संख्या है। -2/3 है, ये एक परिमेय संख्या है। जो P/Q के फॉर्म में हो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। ये चीज़ें आपने जान लिया तो आगे आपको समझना आसान होगा।
यहाँ आपसे इन्होंने बोला है कि x जोड़ 1 बराबर 5 का हल एक प्राकृतिक संख्या होगा, क्योंकि हमने हल करके देखा था तो x जोड़ 1 बराबर 5 का हल 4 आया था, मतलब 4 एक प्राकृतिक संख्या है। कैसे है मैंने आपको अभी बता दिया। अब इस समीकरण x जोड़ 2 बराबर 2 पर विचार करते हैं। इस समीकरण का हल 0 होगा। कैसे होगा देख लीजिए। समीकरण आपके पास उदाहरण के रूप में x जोड़ 2 बराबर 2 दिया गया था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 जो यहाँ पर जोड़ में है वो उस साइड जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, यानी प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा गया है, कुछ अलग क्या है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि अब समीकरण x जोड़ 2 बराबर 2 पर विचार करते हैं। इस समीकरण का हल 0 होता है। हो गया कैसे, मैंने आपको बताया। लेकिन शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अतः यदि हमारा ज्ञान केवल प्राकृत संख्या तक ही सीमित हो तो समीकरण x जोड़ 2 बराबर 2 का हल नहीं किया जा सकता है। अगर सिर्फ हम प्राकृत संख्या को ही जानते जो 1 से लेकर अनंत तक चलता है तो x जोड़ 2 बराबर 2 को हम हल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका जो आंसर आया है वो 0 आया है, और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। देखिए, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो नया समूह मिलता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको पूर्ण संख्या दिखाया, उसमें क्या था, सबके सब तो प्राकृतिक संख्या ही जैसे थे, लेकिन एक उसमें क्या था, अलग से शून्य शामिल था, इसीलिए उसमें उसे पूर्ण संख्या का समूह कहते हैं। उसमें क्या हो गया ना, बस शून्य जब शामिल हो जाता है प्राकृतिक संख्या में तो उसे शून्य पूर्ण संख्या कहने लगते हैं। और इस समूह में समीकरण x जोड़ 2 बराबर 2 का हल संभव है, और इसी समीकरण के थ्रू हमने x जोड़ 2 बराबर 2 का हल किया। पुनः समीकरण x जोड़ 5 बराबर 3 पर विचार करते हैं। इस समीकरण को हल करने के लिए पूर्ण संख्याओं का समूह भी पर्याप्त नहीं है। अगर x जोड़ 5 बराबर 3 अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको पूर्ण संख्या तक काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूर्णांक जानना होगा। पूर्णांक क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। पूर्णांक का मतलब होता है, जैसे कि देखिए 1 2 3 4, मैं बोलूँ कि ये सब कौन सी संख्या है, ऐसे चलते जाएगा तो बोलोगे सर ये प्राकृत संख्या है। मैं बोलूँगा इसमें मैं एक 0 लगा देता हूँ तो ये क्या हो गया, तो आप बोलोगे ये पूर्ण संख्या हो गया। अब मैं बोलता हूँ इसमें माइनस को भी शामिल करता हूँ, -1 -2 -3, तो अब क्या है, तो आप बोलोगे आप सर ये पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है, इसे ही पूर्णांक बोलते हैं। क्या पूर्णांक सिर्फ -3 होता है, नहीं, पूर्णांक 0 भी होता है, और पूर्णांक 1 2 3 4 सब के सब पूर्णांक होते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ 1 2 3 4 था तो ये प्राकृतिक संख्या थी, ये इसमें 0 लग गया तो ये अपूर्ण संख्या हो गई, और इसमें साथ में निगेटिव नंबर भी लग गए तो ये पूरा का पूरा समूह अब पूर्णांक हो गया। समझ गए आप। तो जब हम x जोड़ 5 बराबर 3 पर विचार करते हैं तो ये क्या होगा, आपको पता है जोड़ 5 जो प्लस में है वो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3 में से 5 जाएगा यानी छोटा में से बड़ा होगा तो आंसर हमारा माइनस में निकलेगा, तो -2 हो जाएगा। और -2 क्या है, -2 एक पूर्णांक है, तो इस समीकरण को -2 संतुष्ट करता है। अतः इस समीकरण को हल जानने के लिए हमें पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक पूर्णांकों को भी शामिल करना होगा, और जैसे ही हम ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। पढ़िए यहाँ पे, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक पूर्णांकों को शामिल करने पर प्राप्त समूह को पूर्णांक का समूह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पूर्णांक कहते हैं। समझ गए। पुनः समीकरण 2x बराबर 5 पर विचार करते हैं। 2x बराबर 5 पर विचार करते हैं। मैं इसको एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए 2x बराबर 5 था, तो यहाँ है 2x बराबर 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे, x का हल निकालेंगे, मान निकालेंगे x का, तो होगा क्या, 2 और x, जब भी कभी आपको संख्या और ABCD का जो फॉर्मेट होता है, चाहे P Q R S X कुछ भी देखने को मिले, तो आपको समझ लेना है इन दोनों का क्या हुआ, आपस में गुना हुआ है। जब भी कोई संख्या और ABCD का फॉर्मेट दिख जाए तो समझ जाना है कि इन दोनों का आपस में क्या हुआ है, गुना हुआ है। तो 2x बराबर 5 को क्या हम 2 गुने x बराबर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी नंबर को और किसी ABCD के फॉर्मेट को यानी कि वर्णमाला को एक साथ, किसी संख्या को और वर्णमाला को एक साथ रखते हैं तो हमें गुना लिखने की बीच में ज़रूरत नहीं होती है, हम अपने आप ही समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यानी कि 2x है, इसका मतलब 2 गुने x है,
ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम अगर x का मान निकालना चाहें तो 5 तो जहाँ था वहीं रखेंगे, 5 पहले से ही अपने घर में था। 2 जो हुआ वो उसके घर में गया, तो जो यहाँ पे गुना में था वो यहाँ पर भागा में आ जाएगा। अब भागा, ये जो बट्टा होता है ना, बट्टा को ही हम भागा भी बोलते हैं। तो x बराबर 5/2 इसकी वैल्यू निकलेगी। वही चीज़ यहाँ पर है और आपको समझ में आएगी। पुनः समीकरण 2x बराबर 5 पर विचार करते हैं। इस समीकरण का हल 5/2 है। क्या आया? 5/2 है, जो पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया था कि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है। तो 5/2 के रूप में हमारा आंसर आया है ना, जो p/q के फॉर्म में है। तो देखिए, पुनः समीकरण 2x विचार करते हैं। इस समीकरण का हल 5/2 है, जो पूर्णांक नहीं है। अतः हमें पूर्णांक के समूह में और संख्याएं शामिल करनी होंगी। सिर्फ पूर्णांक सीखने से काम नहीं होगा। जैसे पहले हमने प्रकृत संख्या सीखा, फिर पूर्ण संख्या सीखा, फिर पूर्णांक सीखा। अब हमें क्या करना होगा? हमें एक और सीखना होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। वास्तव में समीकरण 2x बराबर 5 का हल प्राप्त करने के लिए संख्या 5/2 की आवश्यकता होगी। इस तरह की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहते हैं इस तरह की संख्याओं को? परिमेय संख्या। अब हम देखेंगे अगला पेज, जिसमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता से जुड़ी हुई चीज़ें रहेंगी। पूर्व कक्षाओं में हम लोगों को ज्ञान हो चुका है कि संख्याएं जो 1 से शुरू होगी और चलती जाएगी उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी उसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। जिस संख्या में माइनस लग जाएगा, जिसमें माइनस भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा और 1 2 3 भी आ जाएगा, यानी कि प्राकृत संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा, और जो निगेटिव वैल्यू है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऋणात्मक वैल्यू जिसमें जुड़ जाएगा, वो सब मिलके क्या बना देंगे? वो सब मिलके इसको परिमेय संख्या बना देंगे। वो सभी मिलके उसको पूर्ण संख्या नहीं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, पूर्णांक बना देंगे। परिमेय संख्या भी नहीं, पूर्णांक बनाएंगे। क्या करेंगे? पूर्णांक बना देंगे उसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूर्णांक लिखा है, इसको ध्यान रखना है आपको। देखिए, प्राकृत संख्याओं की सीमाएँ। प्राकृतिक संख्याओं की सीमा ने पूर्ण संख्याओं को जन्म दिया। प्राकृतिक संख्या की क्या थी? एक सीमा थी, वो 1 तक ही रह सकता है, 1 से पीछे नहीं जा सकता है। इसीलिए हमें पूर्ण संख्या की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें 0 की भी आवश्यकता हुई। तो प्राकृतिक संख्या की सीमा ने पूर्ण संख्याओं को जन्म दिया। पूर्ण संख्याओं की सीमा ने पूर्णांक संख्याओं को की खोज करने के लिए बाध्य किया। चूँकि पूर्ण संख्या 0 तक जा सकती है, उसे पीछे नहीं जा सकती है, और हमें उसे पीछे जाने की ज़रूरत पड़ी, तो हमें निगेटिव में जाने की ज़रूरत पड़ी, तो हमें पूर्णांक की भी ज़रूरत पड़ी। अभी भी कुछ ऐसी परिस्थितियां एवं गणना है जो उपरोक्त तीनों संख्याओं को पूरा नहीं कर सकती है, तो एक नई संख्या की ज़रूरत है। इस बात को उदाहरण के साथ देख सकते हैं। अब देखिए, प्रकृत, पूर्ण और पूर्णांक भी कुछ ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। वो ज़रूरत कौन सी है वो समझ लीजिए। वो ज़रूरत होती है जो कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, जिसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। इससे काम नहीं होगा। माना अब देखिए, कुछ उदाहरण आपके पास हैं। यहाँ पर है, तीनों संख्याएं पूरा नहीं करती, अतः एक नई संख्या की जरूरत है, और उस नई संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। इस बात को एक उदाहरण से देखते हैं। 2 मीटर लंबी रस्सी को हम 3 लड़कों में बराबर बराबर कैसे बांट सकते हैं? रस्सी की लंबाई 2 मीटर है और इसे 3 लड़कों में बांटना है। इसके लिए हमें 2 मीटर की रस्सी को मोड़कर 3 बराबर भागों में बांटना होगा। जो 2 मीटर की रस्सी होगी उसे 3 भाग में बांटना होगा। मैथमेटिकल या गणित रूप से हम उसे कैसे बांटते हैं 3 भागों में, वो जान लीजिए। प्रत्येक भाग का एक निश्चित लंबाई होगी। प्रत्येक भाग की क्या होगी? एक निश्चित लंबाई होगी, क्योंकि 2 मीटर की रस्सी है और 3 लोगों में बांटना है, तो सबको थोड़ा थोड़ा देना होगा और बराबर बराबर देना होगा। तो एक निश्चित लंबाई होगी, जिसकी संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या किसी में भी नहीं होगी। क्योंकि 2 मीटर को आपको 3 भागों में बांटना है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि वैल्यू आपका निगेटिव में निकलेगा या फिर 0 निकलेगा या 1 निकलेगा, ऐसा तो वैल्यू निकलेगा नहीं। तो इसे क्या करना होगा? आप ये ना प्राकृत में बटेगा, ना पूर्ण में बटेगा, ना ही पूर्णांक में बटेगा। तो कैसे बटेगा? पूर्ण संख्या तो पूर्णांक किसी में भी नहीं होगी। माना कि प्रत्येक लड़का को x मीटर रस्सी मिलती है। आपको क्या करना है? मान लेना है 2 मीटर लंबी रस्सी है और 3 भागों में बांटना है। तो 1 सेकंड के लिए आपको क्या मान लेना है? तो सबको x मिलती है। ठीक है, आपको मान लेना है। इसीलिए तीनों लड़कों को कुल रस्सी क्या मिलेगी? 3x मिलेगी। आप बोलोगे कैसे? देखिए, x x x, मैं बोलता हूँ यहाँ पर। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। एक को x मिला तो दूसरों को भी x मिलेगा और तीसरे को भी x मिलेगा, और टोटल कितने हैं? तो टोटल रस्सी आपके पास 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। और बांटना कितने लोगों में है? 3 लोगों में बांटना है। तो एक को x दीजिएगा, दूसरे को x दीजिएगा, तीसरे को x दीजिएगा। तो यहाँ पर ये 1x है।
अगर x के सामने पीछे 1 है, 1 लिखा हुआ है, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। x के पीछे 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम समझ जाएंगे। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है। तो 1 1 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x। तो टोटल रस्सी के तीनों लड़कों को कितना मिलेगा, टोटल 3x मिलेगा। ठीक है। अब है 3x जो रस्सी है, टोटल 3x रस्सी है, कितने में बांटना है, 2 लड़कों में बांटना है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू आपको पता है ये गुना में है, उस साइड जाएगा तो ये भागा में भूल जाएगा, तो 2/3 x की वैल्यू हो जाएगी। और 2/3 ना प्राकृत है, ना पूर्ण है, और ना ही पूर्णांक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। आगे देखिए, यह संबंध सिर्फ x का विशेष मान 2/3 के लिए सत्य है। समझ गए, 2/3 के लिए सत्य है, क्योंकि 3 गुने 2/3 = 2 होता है। इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी मैं खुद ही आपको बता दूंगा। ठीक है। इस तरह निम्नलिखित समीकरणों का हल देखते हैं। जैसे इस समीकरण का हल क्या होगा, 2x = 1 है, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 2x का आपस में गुना है, उस साइड जाएगा तो भागा में बदल जाएगा, तो x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है। इसी 2x = -3 है, तो -3/2 हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा भागा में। यहाँ पर 3x + 7 है, क्या है, 3x + 7 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पर, कोई बात नहीं, इसी में हम करके दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 3x + 7 = 0 है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 0 की कोई वैल्यू तो होती ही नहीं है, रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x = जो 7 जो प्लस में था वो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -7 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, -7 लिख देते हैं। और 0 की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि +7 उस साइड जाएगा तो -7, 0 में से -7 जाएगा तो आंसर -7 ही रहेगा, तो 0 को इसीलिए हमने इग्नोर किया। अब 3x = -7 आपके पास आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो क्या निकलेगा, -7/3 निकलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं -7/3 है, -5/x यानी कि 6/5 हो जाएगा। यहाँ देखिए -5 x = 6 है, क्या है, -5x = 6 है, तो इसका क्या निकलेगा, ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा गलत रूप में दिया गया है, इसको छोड़ दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6/5 हो जाएगा, -6/5 नहीं, 6/5 होगा। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये -5x = 6 है ना, ये जो 6 है अपने घर में ही है, x का वैल्यू है, x ऐसे ही रह जाएगा, और -5 उस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और +5 होकर इसका डिवाइड होगा, +5 होकर डिवाइड होगा तो 6/5 के रूप में हमें वैल्यू देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसका उत्तर 6/5 होगा। देखिए यहाँ पर उसके साथ है, अतः पूर्णांक संख्याओं के सीमा के कारण नई संख्याएँ जिन्हें परिमेय संख्या कहते हैं उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। वास्तविक जीवन में परस्पर प्रतिकूल परिस्थितियों में परिमेय संख्या का बहुत ही महत्व है। व्यापार में लाभ तथा हानि को व्यस्त रखने में, समुद्र तल में किसी स्थान की ऊंचाई तथा गहराई मापने में, किसी प्रामाणिक ताप से कम या अधिक मापने में परिमेय संख्याओं का प्रयोग होता है। परिमेय संख्या का क्या होता है ना, देखिए बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग होता है। अगर मैं बोलूँ आपके पास कि यहाँ एक बॉक्स में बनाता हूँ, ठीक है, एक बॉक्स में बनाता हूँ और ये इस तरीके से इसमें बॉक्स है। अब मैं कुछ पार्ट को इसमें रंग देता हूँ, इसमें से एक पार्ट को मैं रंग दिया, तो परिमेय संख्या में इसकी 2 पार्ट को मान के चलिए मैंने रंग दिया, तो परिमेय संख्या में इसकी इस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/, टोटल कितने पार्ट हैं, जो टोटल कितने बॉक्स हैं वो हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2/5 की इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे ही करके समुद्र में मान के चलिए, समुद्र में भी काम पड़ता है। मान के चलिए कहीं पर 2 मीटर की गहराई है, कहीं पर 10 मीटर की, और टोटल गहराई 10 मीटर है, और कुछ जगहों पर 2 मीटर है, तो 2/10 आप लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे ही जैसे कुछ जगहों पर है लेकिन टोटल गहराई 10 मीटर है, तो हम टोटल नीचे में रखेंगे और जो टेम्प्रोरी कहीं पर दिखेगा उसे ऊपर में वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पर किया, टोटल बॉक्स 5 थे तो नीचे में 5 रखा, और यहाँ पर रंगे हुए पार्ट के बारे में पूछ रहा था तो 2/5 हमने कर दिया। अगर सिर्फ तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप बिना रंगे हुए पार्ट का पूछे तो बिना रंगे हुए पार्ट के लिए भी टोटल बॉक्स जो थे या टोटल पार्ट जो है वो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 है तो 5 को नीचे में रख देंगे, और बिना रंगा हुआ पार्ट कितना है, 3 है, तो 3/5 बिना रंगे हुए हो जाएंगे। इसमें मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कुछ चीज़ें मन में अभी भी डॉट होगा, तो जब सवाल सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें है समृद्ध। समृद्ध मतलब क्लोजर, नज़दीक क्या है,
तो देखिए ये भी आपको अभी समझ में आएगा। पूर्ण संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के लिए संक्रियाओं पर संवृत्त गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी का अवलोकन करते हैं। अवलोकन क्या होता है समझ लीजिए। योग है, संख्या है पूर्ण संख्या, 2 एक पूर्ण संख्या है ना, 8 एक पूर्ण संख्या है, आपको पता है 0 से लेके अनंत तक चलता है पूर्ण संख्या। तो 2 भी एक पूर्ण संख्या, 8 भी एक पूर्ण संख्या है। तो जब हम 2 पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, पूर्ण संख्या ही मिलता है। तो 2 जोड़ 8 बराबर 10, ये एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो आंसर हमें 2 मिलता है वो भी एक तरह का क्या होता है, पूर्ण संख्या ही होता है। व्यापक रूप से किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a + b एक पूर्ण संख्या है। जब हम a भी यानी कि a भी पूर्ण होगा, b भी पूर्ण संख्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगा। तो पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृत है। समृत मतलब निकट है, क्लोज है। पूर्ण संख्याओं के योग की यही वाला समृत, निकट या क्लोज है। मतलब ये हुआ कि जब आप दोनों पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो ये पूर्ण संख्या के ही करीब रहेगा, यानी पूर्ण संख्या ही रहेगा। अब हम कर लेते हैं व्यवकलन। क्या है ये, व्यवकलन। व्यवकलन किसको बोलते हैं, घटाओं को बोलते हैं व्यवकलन। तो व्यवकलन जब करते हैं तो क्या होता है, मान के चलिए एक पूर्ण संख्या हम 2 ले लेते हैं और एक पूर्ण संख्या हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब 2 पूर्ण संख्या को हम घटाते हैं तो आंसर हमें ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या के रूप में मिले। मान के चलिए 5 एक पूर्ण संख्या और 4 एक पूर्ण संख्या है, मान के चलिए कुछ देर के लिए। तो 5 में से 4 जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 भी पूर्ण संख्या है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब घटाए दोनों पूर्ण संख्या को तो आंसर हमें पूर्ण संख्या मिला। लेकिन अब 4 में से 5 को घटाइएगा तो आंसर -1 में मिलेगा, और -1 पूर्ण संख्या नहीं बल्कि पूर्णांक है। तो 2 में से 3 को हम घटाएंगे तो -1 मिला, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि पूर्णांक है। तो इसलिए बोल सकते हैं पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृत नहीं है। यानी कि पूर्ण संख्याओं का जब आप घटाव करते हो तो वो पूर्ण संख्या के करीब नहीं जाता है। समझ रहे ना। अब गुणन देख लेते हैं। 2 × 5 = 10 एक पूर्ण संख्या है। 0 × 2 = 0 एक पूर्ण संख्या है। यदि a तथा b कोई 2 पूर्ण संख्या है तो उनका गुणनफल a भी एक पूर्ण संख्या होगा। जैसे योग में होता है वैसे गुणन में भी होगा। अगर a भी एक पूर्ण संख्या है, b भी एक पूर्ण संख्या है, तो इन दोनों को गुणा करने पर जो हमें मिलेगा वो भी पूर्ण संख्या ही मिलेगा। दूसरी तरफ पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृत होती है। इससे हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो आंसर जो हमें मिलेगा वो समृत मिलेगा। समृत यानी कि क्लोज मिलेगा, पूर्ण संख्या जैसा ही मिलेगा। अब हम भाग के रूप में देख लेते हैं। जब 2 पूर्ण संख्या का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 3/2 करते हैं तो 3/2 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि इसकी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, 6/2 होता तो इसका उत्तर 2 तिया 6 हो जाता। 6 को 2 से भागा देते तो आंसर हमें 3 मिल जाता। तो ऐसे सिचुएशन में ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, तो ये भी पूर्ण संख्या हो जाता। लेकिन हर बार नहीं होता है। गुना में आपको हर बार पूर्ण संख्या को गुना करने, 2 पूर्ण संख्या को गुना करने पर पूर्ण संख्या मिलेगा। जोड़ में हर बार 2 पूर्ण संख्या को जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलेगा। लेकिन घटाव में हर बार 2 पूर्ण संख्या को घटाने पर पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। कई बार क्या होगा, पूर्णांक भी मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह भागा में भी है। भागा में हमेशा 2 पूर्ण संख्या को भाग करने पर आपको बिल्कुल हमेशा नहीं मिलेगा पूर्ण संख्या। कई बार आपको परिमेय संख्या मिलता है। तो परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृत नहीं है। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के लिए सभी 4 संक्रियाओं के अंतर्गत समृत गुण की जांच करने पर यह निष्कर्ष मिलेगा जो पूर्ण संख्याओं के लिए मिला है। तो प्राकृतिक, आप देखिए यही चीज़ें आपको प्राकृतिक संख्याओं में भी मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में तौर पर समझाता हूँ। 2 प्राकृतिक संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो आंसर आपको प्राकृतिक संख्या में मिलेगी। अगर आप मान के चलिए, मैं उदाहरण आपको देता हूँ, जल्दी समझाता हूँ। एक जगह 1 रखेंगे और एक जगह 4 रखेंगे। 4 1 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। 1 भी प्राकृतिक संख्या, 4 भी प्राकृतिक संख्या और 5 भी एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। व्यवकलन जब करेंगे यानी कि घटाएंगे तो 1 में से जब 4 को आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा -3। क्या मिलेगा, -3। और -3 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। यानी कि जब घटाव करेंगे तब आप प्राकृत संख्या में भी व्यवकलन के अंतर्गत समृत नहीं होगा। वो भी प्राकृत संख्या के उसका जो आंसर आएगा वो प्राकृत संख्या नहीं होगा। गुना में 2 प्राकृत संख्या को गुना करेंगे तो आंसर प्राकृत संख्या मिलेगा। 5 × 2 करेंगे तो 10 मिलेगा। क्या होगा, 5 × 2। आप बोलोगे सर 5 × 0 कर देते हैं तो आंसर तो 0 मिलेगा ना। तब क्या हुआ, तो 5 × 0 जो आप करते हैं तो 5 तो ए तो प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं होगा। 0 पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो आप प्राकृत और पूर्ण को गुना करके कैसे जांच करोगे, आपको दोनों प्राकृत रखना है। जैसे 5 एक प्राकृत है और 1 एक प्रकृति है, दोनों को गुना करेंगे तो आंसर आपको 5 मिलेगा जो कि प्राकृत संख्या है।
भाग में भी वही चीज़ होगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहले ही बुक में बता दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए सभी 4 संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध गुण की जांच करने पर वही निष्कर्ष मिलेगा जो पूर्ण संख्याओं के लिए मिला है। अब हम आ जाते हैं पूर्णांक के लिए। पूर्णांक के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। संक्रिया पूर्णांक में क्या है, योग। जब दो पूर्णांक को आप जोड़ेंगे, आपको पता है ना कि पूर्णांक में 0 भी आएगा। पूर्णांक में जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो प्रकृति या पूर्ण संख्या का नंबर होते हैं वो भी पूर्णांक में आएंगे, और पूर्णांक में जितने भी ऋणात्मक नंबर हैं वो भी पूर्णांक में आएंगे। तो ये तो आपको पता है। अब हम करते हैं योग। अगर हम -8 को देखें और 3 को देखें, ठीक है, -8 और 3 को देखें, देखिए 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो आपको समझ लेना प्लस का चिन्ह है, और ये वाला जो प्लस है ये इन दोनों पूर्णांक को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये मत समझ लीजिएगा 3 के आगे जो ये प्लस का चिन्ह है वो 3 का है। 3 का अपना एक प्लस चिन्ह है और प्लस चिन्ह 3 के सामने लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना, इसलिए हम नहीं लिखे। तो -8 जोड़ 3 जो आपको यहाँ पर देखने को मिला है, तो जब हम पूर्णांक का योग करते हैं तो क्या मिलता है, पहले मैं योग सिखाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। देखिए आपको ऐसे में कैसे, जैसे -8 को 3 से जोड़ा, -8 और जोड़ 3 है, -8 प्लस 3 है और आंसर -5 आ गया। कन्फ्यूजन हुई होगी कि सर कैसे आया, मैं बताता हूँ आपको। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, आप जानते हो, मैंने अभी बताया था, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो माइनस प्लस होता है माइनस, आप जानते हो, यानी कि आपको क्या करना है, माइनस प्लस माइनस होता है तो इन दोनों का माइनस ही करना है। 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा, माइनस ही करना है। अब सब्स्टिट्यूट देखना है, सब्स्टिट्यूट किसका ज़्यादा है, 3 प्लस के सामने 3 का चिन्ह है और माइनस के साथ 8 का चिन्ह है, तो 8 ज़्यादा है बड़ा है या 3, सब्स्टिट्यूट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से मत सोचिए जी इसके साथ माइनस लगा, अभी सब्स्टिट्यूट के हिसाब से सोचिए। तो 8 बड़ा है, तो जिसके सामने बड़ा चिन्ह रहेगा, जिसके सामने बड़ा चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर रह जाता है, यानी कि जिसका सब्स्टिट्यूट बड़ा होगा वही चिन्ह लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो इसीलिए दोनों का करेंगे माइनस ही, लेकिन सब्स्टिट्यूट माइनस का बड़ा है इसीलिए चिन्ह माइनस का ही हम रखेंगे। तो -8 जोड़ 3 -5 एक पूर्णांक है। -8 प्लस -3, माइनस माइनस होता क्या है, माइनस माइनस होता प्लस है तो करेंगे प्लस, लेकिन सब्स्टिट्यूट किसका बड़ा है, माइनस का ही, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन माइनस वाला सब्स्टिट्यूट बड़ा देखने को मिल रहा है। और जहाँ पर दोनों साइन एक, दोनों चिन्ह एक जैसा हो तो वही चिन्ह आपको यहाँ पर लिख देना है। तो माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए करेंगे हम प्लस, 8 3 11, और दोनों चिन्ह एक जैसा है इसलिए वही वाला चिन्ह यहाँ पर रख देंगे। तो -11 भी एक पूर्णांक है। तो जब हमने दो पूर्णांक को क्या किया, जोड़ किया, तो जो आंसर हमें मिला वो भी हमें पूर्णांक में मिला। दो पूर्णांक को जोड़ने पर आंसर भी पूर्णांक में मिला। 3 जोड़ 8, 3 भी पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक है, और 5 भी पूर्णांक है, तो इन दोनों को 8 की जोड़े तो 8 हुआ, ये भी एक तरह का पूर्णांक है। व्यापक रूप में किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a प्लस b भी एक पूर्णांक होता है। निष्कर्ष क्या है, पूर्णांक के योग के अंतर्गत समृद्ध है। पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध मतलब जब हम दो पूर्णांक को जोड़ते हैं तो आंसर भी पूर्णांक मिलता है, यानी आंसर भी पूर्णांक के करीब मिलता है, पूर्णांक जैसा ही मिलता है, इसलिए समृद्ध को क्लोजर बोलते हैं। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था। अब देख लेते हैं व्यवकलन। व्यवकलन यानी कि घटाओ। दो पूर्णांकों को घटाने पर क्या मिलता है, जैसे 8 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, दोनों को घटा दिए तो 5 मिला, 5 भी एक पूर्णांक है। ये दोनों पूर्णांक है, घटाने पर -5 मिला, और ये भी पूर्णांक है। बोलोगे सर कैसे मिला, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और 8 के सामने माइनस का चिन्ह है। प्लस माइनस होता माइनस है इसलिए करेंगे दोनों को माइनस, लेकिन सब्स्टिट्यूट 8 का बड़ा है, समझ रहे ना, माइनस लगा हुआ है 8 में, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह रखेंगे, और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए करेंगे माइनस। -2 -3 तो माइनस माइनस प्लस होता है तो करेंगे प्लस, लेकिन अगर दोनों जगह एक जैसा चिन्ह है तो वही वाला चिन्ह यहाँ पर रखेंगे। तो 2 3 5 हो गया, -5। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। जब हम घटाव करते हैं तो भी हम क्या होता है, घटाव करने पे भी दो पूर्णांक को जब हम घटाते हैं तो आंसर हमें पूर्णांक के रूप में भी मिलता है। यहाँ पर कुछ और उदाहरण है। पूर्णांक व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध है, यानी कि दो पूर्णांक को घटाने पर आंसर भी हमें पूर्णांक जैसा ही मिलता है। अब हम आ जाते हैं गुणन पे। अब गुणन में क्या है, दो पूर्णांक लिखिए, 2 और 3 पूर्णांक है, दोनों को गुना करिएगा तो 6 मिलेगा, 6 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। माइनस भी एक नेगेटिव पूर्णांक है, और 3 जो है पॉजिटिव पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। दोनों को जब हम गुना करेंगे तो -6 मिलेगा। क्या होगा, जब प्लस माइनस में हो ना चिन्ह तब वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट देखते हैं। क्या देखते हैं, प्लस माइनस करना हो दो चिन्हों का तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट देखेंगे, किसका सब्स्टिट्यूट बड़ा किसका छोटा,
मैं ये डॉट आपका क्लियर कर दूं। लेकिन जब सिर्फ गुना होगा ना चिन्हों में, तब आपको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिखना है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, 3 दूना 6 दे देंगे। गुना में सिंपल चलता है। अब देखिए इन दोनों का गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर हम चूँकि दोनों चिन्ह का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, यहाँ पर दोनों चिन्ह का जोड़ घटाव हो रहा था, इसीलिए हमने सब्स्टिट्यूट को ध्यान में रखा कि जो सब्स्टिट्यूट बढ़ा वही चिन्ह लगेगा। यहाँ पर दोनों चिन्ह का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है आपस में, इसीलिए हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि दोनों चिन्ह एक जैसा है तो वही वाला चिन्ह माइनस लगाते हैं। यहाँ पर सीधा 2 तिया 6 है और माइनस माइनस प्लस होता है, हम जानते हैं, इसीलिए प्लस का चिन्ह इसमें आ जाएगा, गुना हो रहा है तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आपके मन में जो सवाल आ सकता है और जो सवाल मेरे मन में बचपन में आता था, वो सारी प्रॉब्लम को मैं सोचता हूँ उसे क्लियर करते चलूँ, आगे आपको हेल्प और ज़्यादा मिलेगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, जब आप दो पूर्णांक को आपस में गुना करते हो तो आंसर भी पूर्णांक मिलता है। समझ रहे हो ना। भाग में क्या होता है, दो पूर्णांक को आपस में जब भाग लगाते हो तो आंसर आपको क्या मिलता है, पूर्णांक नहीं मिलता है। आंसर जो आपको मिलता है ज़्यादातर टाइम, बहुत टाइम आपको पूर्णांक मिलेगा, लेकिन अगर एक भी स्थिति ऐसी है जिसमें पूर्णांक नहीं मिलती है तो हम बोल देंगे पूर्णांक भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, हर बार क्लोजर आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत सम्मिलित हैं, लेकिन भाग और व्यकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। पूर्णांक योग, व्यकलन एवं गुणन के अंतर्गत सम्मिलित हैं, लेकिन भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पढ़े हैं। आगे की चीज़ें भी मैं पढ़ाऊँगा, वो पार्ट भी में आपको मिलेगा। अगर आप ये सब चीज़ मेरे साथ पढ़ते हुए समझते हुए चले जाएंगे, हर पार्ट का वीडियो देख लेंगे और फिर मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसका वीडियो देख लेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, ना 8वीं में दिक्कत होगा, ना 9वीं में दिक्कत होगा, ना 10वीं में दिक्कत होगा, ना आगे दिक्कत होगा। आपको हर चीज़ समझ में आएगी, एक एक चीज़ याद भी रहेगी और मैं याद भी करवाता चलूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा बस लिख दीजिए।